हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स रिवाइज पर। दोस्तों, हमने कल पिछली क्लास में क्लास नंबर 1 में हम लोग ने वाइगोत्स्की के ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO के बारे में सब कुछ सीखा था और जाना था। वाइगोत्स्की के बारे में भी 2-3 पॉइंट्स में जाना और सीखा था, मेन रिवीजन हो गया था। अब आज हम अपनी क्लास में वाइगोत्स्की लैंग्वेज पर क्या बात करते हैं, उन्होंने कितने लैंग्वेज के टाइप बताए हैं या कितने टाइप की स्पीचेस बताई हैं, इन सब के बारे में रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो वाइगोत्स्की हैं वाइगोत्स्की ये बिलीव करते हैं, वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। कहते हैं कि जो लैंग्वेज वो समाज में बातचीत करने, इंटरेक्शन से आती है। जो भाषा है वो इंटरेक्शन से आती है। कहते हैं कि जब बच्चा दूसरों से बातचीत करेगा तो वो भाषा सीखेगा। या फिर जो इन्होंने टीचिंग में जिस बताया है कि जो लैंग्वेज है वो इंटरेक्शन से आती है। कैसे इंटरेक्शन? समाज मतलब सोशल इंटरेक्शन से आती है। वाइगोत्स्की ने ये भी देखा है, मानते हैं कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एज मेंस ग्रेटेस्ट टूल। उन्होंने लैंग्वेज को इंसान का सबसे बड़ा टूल बताया है। इंसान का लैंग्वेज को सबसे बड़ा टूल किसने बताया है? लैंग्वेज का सबसे बड़ा टूल वाइगोत्स्की ने बोले हैं कि जो लैंग्वेज है दैट इज़ मेंस ग्रेटेस्ट टूल। दैट इज़ मेंस, ये इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। क्या है? भाषा। मेंस ग्रेटेस्ट टूल अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप एज इट इज़ साथ में लिखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि मैं जिस सॉफ्टवेयर में पढ़ा रही हूँ उसमें मतलब PPT नहीं है, डायरेक्ट मैं लिखती जाऊँगी और इरेज करती जाऊँगी। अब मूव करते हैं। हाँ, ये है ग्रेटेस्ट टूल बताया। इसका मतलब कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब जो हम अपने अंदर जो बातचीत करते हैं लोगों से, बाहर जो हमारे सामने लोग हैं उनसे मैं जब बातचीत करूँगी या बच्चा जब करेगा तो वो उसके अंदर भाषा का विकास होगा। वाइगोत्स्की जो लैंग्वेज के बारे में कहते हैं, थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट। कहते हैं कि जो थॉट है, जो विचार हैं, थॉट्स एंड लैंग्वेज, कह रहे हैं कि जो थॉट और विचार हैं, थॉट एंड जो भाषा है, थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली, शुरुआत में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। शुरुआत में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, सेपरेट सिस्टम। एंड बिगनिंग ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी की शुरुआत के मतलब 3 से या 2 से 3 वर्ष में ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्ज्ड। कि कितनी एज में? 2 to 3 ईयर्स की एज में, 2 to 3 ईयर्स की एज में ये क्या हो जाते हैं? दोनों मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि जो थॉट एंड लैंग्वेज हैं दोनों क्या हैं? शुरुआत में क्या हैं? अलग अलग हैं, लेकिन वही जो लाइफ होती है, लाइफ के शुरुआत के 2 से 3 साल में ये दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। और वे वाइगोत्स्की इसका जस्ट अपोजिट कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है? एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट। मतलब अभी तक तो डिपेंडेंट थे, अब क्या है? इंटरडिपेंडेंट। इस पॉइंट पे आकर के जो स्पीच एंड थॉट क्या हो जाते हैं? इंटर। जबकि जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। तो ये पहले और बाद में आने की बात करते हैं। ये कहते हैं दोनों साथ में आते हैं, लेकिन ये दोनों पहले अलग अलग होते हैं, बाद में आगे चलकर ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं। और किस एज में? 2 to 3 ईयर्स के एज में। 3 ईयर्स इसको मान लीजिए, ठीक है। अब इन्होंने जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने भाषा के जो स्पीचेस हैं, स्पीचेस के भी टाइप बताए हैं। इन्होंने स्पीचेस टाइप्स ऑफ स्पीच, इन्होंने स्पीच की टाइप बताई हैं। स्पीच की टाइप कितनी हैं? 3 टाइप इन्होंने बताई। सबसे पहले बताई है सोशल स्पीच। फिर दूसरी बताई है इन्होंने प्राइवेट स्पीच। एंड थर्ड नंबर बताई है इन्होंने साइलेंट स्पीच।
है ना। जो ये सोशल स्पीच है ये कह रहे हैं इसकी एज है 2 ईयर, मतलब बच्चा अपने जैसे नहीं वाई, हाँ 2 ईयर, बच्चा डायरेक्ट तेज तेज आवाज़ में बात करता है। 2 वर्ष तक बच्चा क्या करेगा, तेज तेज आवाज़ में बात करेगा कि हाँ, जैसे जब बच्चे को बुलाओ, उसको पुचकारो तो वो खुद ही बोलने का प्रयास करता, वो आवाज़ हम लोग तक आती है, तो वो क्या हो गई, सोशल स्पीच। अब आते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का जो समय है उसको बताया है 3 ईयर्स, कह रहे हैं 3 वर्ष तक बच्चे में प्राइवेट स्पीच आ जाती है ना। इसी को इन्होंने सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब प्राइवेट स्पीच बोल करके बच्चा अपने आप को निर्देशित करता है। इसी को पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच बोली। जो प्राइवेट स्पीच जिसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच बोली है, सेम एज पियाजे ने इसको, जो प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट स्पीच इसका समय क्या है, इसका समय है 3 ईयर्स, है ना। और इसको वाइगोत्स्की कह रहे हैं प्राइवेट स्पीच, लेकिन पियाजे क्या कह रहे हैं, इसी को पियाजे कह रहे हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे अकॉर्डिंग टू पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, ईगोसेंट्रिक स्पीच। अकॉर्डिंग टू पियाजे दिस इज द ईगोसेंट्रिक स्पीच। पियाजे के अकॉर्डिंग ये है ईगोसेंट्रिक स्पीच। और जो एक और 3rd नंबर की जो स्पीच बताई थी, दिस इज साइलेंट स्पीच। ये क्या थी, साइलेंट स्पीच। साइलेंट स्पीच का जो समय है वो है 7 ईयर्स। मतलब अब तो मन में बच्चा सोचने लगा है कि जैसे नहीं कि आज हमें वहाँ जाना है, कभी भी फ्री होकर कभी बैठा है, जैसे नहीं कि एक काम के साथ दूसरा काम, जैसे कि अगर वो साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाते सामने अपने आप को डायरेक्ट भी कर रहा है कि मुझे इधर मुड़ना है उधर मुड़ना, तो ये मन में उसके आ रहा है ना। और साथ ही अपने स्कूल के कल आने वाला जो स्कूल में जब क्लास में जाना है उसको क्या करना है, स्कूल का होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, ये सब मन में जो चल रहा है, दिस इज साइलेंट स्पीच। ये साइलेंट स्पीच है जो 7 वर्ष की अवस्था तक आ जाती है ना। अब इनके जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में सीखते हैं। जैसे पीयर ट्यूटरिंग जो है, पीयर ट्यूटरिंग क्या होती है, पीयर मीन्स साथी समूह में सीखना ही, टीम वर्क में काम करना, सेम एज के बच्चे होंगे, ये साथ में बैठ करके आपस में मतलब पढ़ रहे होंगे या साथ में एक दूसरे को डायरेक्ट कर रहे होंगे, दिस इज़ क्या हो जाएगा, दिस इज़ पीयर ट्यूटरिंग। एक होती है कोलैबोरेटिव ट्यूटरिंग, माफ़ करना, एक होती है असर्टिव लर्निंग। अब आते हैं इस पॉइंट को देखते हैं, ये क्या है, असर्टिव लर्निंग। असर्टिव लर्निंग ये क्या है, असर्टिव लर्निंग क्या होती है, मतलब हेल्प करना, एसेस करना, एसेस करना, है ना। और इसमें मतलब ऐसा कोई भी ज़्यादा जानने वाला कोई भी व्यक्ति है वो हेल्प करेगा इसमें, मतलब जो एक तरीके से MKO टाइप में नहीं था, उस टाइप से ही है कि जो व्यक्ति हमसे ज़्यादा ज्ञानी होगा वो हमारी मदद करेगा। बच्चे से ज़्यादा ज्ञान रखता है किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक में, वो बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड उसको समझाएगा। दैट इज़ असिस्टिव लर्निंग। क्या होता है, असर्टिव नहीं, असिस्टिव, माफ़ करना, असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग, एसेस करना, ठीक है, मतलब हेल्प करना, हेल्प लाइक, है ना। तो ये हो गया असिस्टिव। अब एक पॉइंट और होता है, एक होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। एक क्या होता है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देखते हैं। अच्छा, कोलैबोरेटिव लर्निंग नहीं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ये क्या है, ये ग्रुप लर्निंग है, ये अधिक लचीली भी है। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो है ये अधिक लचीली है और ये ग्रुप लर्निंग है। इसमें छात्र खुद मिलकर चर्चा करके एक साथ
एक साझा समझ विकसित करते हैं। जैसे कि इसमें बच्चे ही मतलब मेन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल कर के इस पर बातचीत करेंगे और मतलब इसमें कुछ एक विषय दिया जाएगा, उससे संबंधित आपस में कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, मतलब कोई भी विषय है उससे संबंधित कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर सब मिल कर के अपनी अपनी समझ विकसित करेंगे। ये मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसी विषय पर अपना मतलब साझा ज्ञान निर्माण करना या रचनात्मक हल खोजना। कि मैंने जैसे कि मान लीजिए कि असम में बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, इतने छोटे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एक एक टॉपिक दे रहे हैं। तो इस बारिश में बच्चे स्कूल कैसे जाएं या घर को कैसे बचाया जाए या फिर यहाँ पर जो वेजिटेशन वगैरह वो कैसे, तो एक एक टॉपिक है। तो उस टॉपिक पे एक टॉपिक दे दिया जाएगा बच्चों को, और उस टॉपिक पे सारे बच्चों को क्या करना है? अपनी अपनी समझ विकसित करनी है, बताना है। अब इसमें किसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है? इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदारी होती है मतलब कोई एक स्पेशल व्यक्ति कोई जिम्मेदारी, इसमें सहभागिता जब सामूहिक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, तो इसमें पूरे समूह की जिम्मेदारी होती है। इसमें सहभागिता पर जोर रहता है और शिक्षक एक सिर्फ फैसिलिटेटर मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है इसमें बच्चा एक शिक्षक क्या होता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग में शिक्षक कौन सी भूमिका निभाता है? कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो टीचर होता है टीचर फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एक दूसरे नंबर का जो है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग? अभी जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स का जैसे मैंने एक हेडिंग डाली थी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, इसका मतलब सिर्फ ये था कि एक प्रोजेक्ट टाइप से होता है जो सभी बच्चों को एक साथ दिया जाता है एक टॉपिक पर। उस टॉपिक पर बच्चे अपने अपने विचार लेकर आते हैं और उसमें अपनी अपनी एक साझा समझ विकसित करते हैं और एक साथ मिलकर उसका हल निकालते हैं। इसमें बच्चे के अपने पर्सनल मतलब देखा जाता है कि मतलब कि क्या इस टॉपिक पर इन लोगों ने अपनी समझ बताई है, इस पे क्या बोला है, इस टाइप से, है ना। तो एक तरीके से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोल सकते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इसको क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक नेक्स्ट नंबर की जो लर्निंग है वो है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग। क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या है? कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होगा? ये जो है इसमें नियंत्रण रहता है पूरी तरीके से। उसमें क्या था? उसमें भूमिका और कार्य विभाजित रहते हैं, है ना। तो इस पे नियंत्रण रहता है किसी का ना किसी तो नियंत्रण, जैसे सहयोग से सीखना एक दूसरे। इसमें शिक्षक द्वारा कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर छात्रों को दे दिया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में, है ना, छात्र को बांटकर दे दिया जाता है ना। तो इसमें बच्चा क्या करेगा? इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी विशिष्ट शैक्षणिक सामग्री या तय किए गए कोई भी समाधान को समझना। उसमें मतलब कोई भी जैसे इसमें कोई विशिष्ट शैक्षणिक सामग्री भी दी जाएगी, इसमें बच्चा क्या करेगा? मतलब समाधान को, जो भी समाधान उसको समझेगा। अब जिम्मेदारी इसमें व्यक्तिगत रूप व सामूहिक दोनों टाइप की जिम्मेदारी होती है। इसमें कैसी जिम्मेदारी होती है? इसमें व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों टाइप की जिम्मेदारी होती है। और उसमें क्या थी? उसमें सामूहिक जिम्मेदारी थी। किसमें? कोलैबोरेटिव लर्निंग में। और कोऑपरेटिव लर्निंग में कैसी है? व्यक्तिगत एंड मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत एंड सामूहिक, व्यक्तिगत एंड सामूहिक दोनों तरह की जवाबदेही या जिम्मेदारी होती है ना। अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? उसमें तो शिक्षक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहा था। किसमें कर रहा था? कोलैबोरेटिव लर्निंग में। लेकिन अब कोऑपरेटिव लर्निंग में शिक्षक की क्या भूमिका है? जो कोऑपरेटिव लर्निंग है इसमें शिक्षक एक प्रबंधक या निरीक्षक की तरह कार्य करेगा। प्रबंधक मतलब जो आपको चाहिए होगा वो सब देगा, आप क्या कर रहे हो, है ना। निरीक्षक, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सिर्फ वो एक देखेगा, केवल बताएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक काम कर। और वहाँ पर कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या हो रहा था? वहाँ शिक्षक आपकी हेल्प भी कर रहा था, एसएस लर्निंग थी एक तरीके से वो, ठीक है।
चलिए अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट लर्निंग पे। वो क्या है? रेसिप्रोकल लर्निंग। क्या है? रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल से ही पता चल रहा है कि जैसे कोई दो चीज़ पैरेलली चल रही हैं। जैसे अगर कोई मतलब परस्पर सीखना, मतलब पढ़ाते पढ़ाते सीखना। जैसे कि कोई क्या कर रहा है, मान लीजिए कि कोई एक कैंडिडेट है जो अपना मास्टर कर रहा है, मान लीजिए बैचलर कर रहा है, बीए या बीएससी या फिर बीटेक वगैरह जो भी कर रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, वो ट्यूशन भी दे रहा है। अब वो अपने यहाँ स्कूल में जाकर भी सीखता है, लेकिन कुछ बचपन में टॉपिक रह गए होंगे जो उसको, वो यहाँ बच्चे को पढ़ा भी रहा है, ट्यूटर की तरह काम कर रहा है। साथ में वो क्या कर रहा है, पढ़ाते पढ़ाते खुद भी सीख रहा है, और वो अपना एक साथ अपना कोर्स भी कर रहा है। तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो ट्यूटर की तरह काम कर, एज अ ट्यूटर काम कर रहा है। ट्यूटर के टाइम वो क्या करता है, खुद पढ़ाता भी है और बच्चों की बुक से मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो पता भी नहीं चलता, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो सीख जाता है। तो ऐसी टाइप की लर्निंग क्या होती है? रेसिप्रोकल लर्निंग होती है। इसमें जैसे कि टीचर हो जाए और स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट लर्न टू ईच अदर, है लर्न ईच अदर, है ना। ये दोनों एक साथ देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे होम ट्यूशन या कोई भी ट्यूशन टाइप का। तो जो ट्यूटर होता है वो सेम ऐसा ही ये बेस्ट एग्जांपल है इसका। वो क्या करेगा, खुद भी बच्चे को सिखा रहा है, बच्चे को भी सिखा रहा है, स्वयं भी सीख रहा है ना। अब देखिए, अब जो वाइगोत्स्की की जो हमने लर्निंग के बारे में सीखा था, अब जैसे कि हर कोई भी मनोवैज्ञानिक आए, उनका समाज में अगर उन्होंने काम किया है तो उसकी आलोचना ज़रूर होगी, है ना। तो उसकी अच्छाइयाँ हैं तो उसकी बुराइयाँ हैं। समाज में दोनों टाइप के लोग होते हैं, जो अच्छाइयाँ भी बताते हैं, बुराइयाँ भी बताते हैं। कुछ लोग अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बताते हैं। तो हम लोग वाइगोत्स्की का जो क्रिटिकल एवेल्युएशन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है, जो वाइगोत्स्की हैं, बोले हैं कि इनका जो मेन क्रिटिसिज्म है, द मेन क्रिटिसिज्म वाइगोत्स्की का क्या है, वर्क कंसर्न्स द अजम्पशंस दैट इज रिलेवेंट टू ऑल कल्चर। इन्होंने बोला है कि मतलब सारे ही समाज में, मतलब इन्होंने एक ऐसी भाषा की बात करी है कि मतलब भाषा जो बातचीत है, वाइगोत्स्की समाज और भाषाई बातचीत को सीखने में मतलब बहुत ज़रूरी माना है कि समाज में अगर बातचीत करोगे तो भाषा को अच्छे से सीख पाओगे, है ना। और मतलब आलोचकों का लेकिन ये मानना है कि जो नियम है मतलब दुनिया भर की, मतलब हर संस्कृति में तो लागू नहीं होते हैं, कि हर संस्कृति में लोग बातचीत करके ही तो नहीं सीखते हैं। कई संस्कृति या समाज में बच्चे बिना बातचीत के भी सीखते हैं, केवल दूसरों को देखकर ही सीखते हैं। तो मतलब यहाँ देखकर ही सीखते हैं, मतलब यहाँ पर बच्चे अवलोकन करके सीखते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है अवलोकन करके सीखते। ज़रूरी नहीं कि हर समाज का बच्चा बहुत ज़्यादा बातचीत करे तभी वो भाषा पर अच्छी पकड़ बनाए। तो कभी बच्चे शांत होकर भी भाषा पे अच्छी पकड़ बनाते हैं और अपना सामाजिक ज्ञान विकसित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब पढ़ाते हैं, जैसे कि अब हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे जो वाइगोत्स्की के सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट स्पीच है, इसके बारे में थोड़ा और समझें और सीखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।